गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्रैश कोर्स शुरू कर रखा है, जिसमें ये आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले 4 क्लासों को देख लें, जिनमें लगभग 4000 फैक्ट्स तैयार हो चुके हैं आपके। और ये 5वीं क्लास है, जिसमें भी मैक्सिमम मान के चलो कि आप 1000 के आसपास फैक्ट्स इस क्लास में भी आपको मिलेंगे। मेरा मकसद है कि आपको इस क्रैश कोर्स के थ्रू 10,000 फैक्ट्स क्वेश्चन सीधे तौर पर याद करवाए जाएँ, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आसानी से पास हो सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, और जिसमें आज अपन इंडियन हिस्ट्री के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करेंगे, और उसके साथ-साथ भारतीय मतलब राजस्थान इतिहास का जो थोड़ा बहुत पार्ट है उसको भी अपन देखेंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन देखते हैं साहित्य। साहित्य के अंदर हमारे सामने प्रश्न है कि संस्कृत के 3 महान व्याकरण के नाम लिखे। व्याकरण का मतलब होता है रचयिताओं के नाम। तो नंबर 1 है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। दूसरा है कात्यायन और तीसरा है पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि ने अपनी दूसरी शताब्दी में महाभाष्य लिखा था, ये अपन को ध्यान रखना है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है, जो शुंग वंश से संबंधित है। महाभाष्य में साकेत और मध्यमिका नगरी पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ है, उस पर उसमें उल्लेख मिलता है कि साकेत और मध्यमिका नगरी पर यवन लोगों द्वारा आक्रमण किए गए थे। अगला है रजमनामा। रजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसको रजमनामा कहा जाता है, और ये अनुवाद 16वीं शताब्दी में करवाया गया था, और अकबर ने ये अनुवाद करवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने। और इस अनुवाद को करने वाले व्यक्ति थे बदायूनी, कादिर और नकीब खान। इन तीनों ने मिलकर इस अनुवाद को रजमनामा के रूप में किया था। भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, और जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद में दी गई है? तो वो छांदोग्य उपनिषद के अंदर सत्यकाम और जाबाल की कथा का उल्लेख अपन को मिलता है। अब आदिकाल, मध्यकाल और मतलब एक तरीके से मध्यकाल भी बोल सकते हैं, आप भक्ति काल बोल सकते हैं। उसके साथ-साथ आधुनिक काल। इनमें जो मुख्य-मुख्य ग्रंथ हैं, उनके रचयिताओं के नाम मिलते हैं अपन को, वो देखते हैं। जैसे बीसल देवरासु, ये अपभ्रंश हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है, और ये नरपति नाले ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो, ये डिंगल-पिंगल मिश्रित हिंदी में लिखा गया है, और चंद्रबरदाई ने लिखा था। सोमान रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है, दलपत विजय ने लिखा था। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है। हम्मीर रासु, ये सारंगधर का ग्रंथ है। हंसावली साहित्य का ग्रंथ है। रणमलचंद और परीक्षत रायसा, ये श्रीधर का ग्रंथ है। स्थूलिभद्र रास, ये जिन धर्म सूरी का ग्रंथ। और कोल्यमाला, ये उद्योतन सूरी से संबंधित है। भक्ति काल से संबंधित देखते हैं, भक्ति काल का काल दिया है इन्होंने 1375 से 1700। गोरा बादल रिबात, जटमल का ग्रंथ है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ है। वही आधुनिक काल जो 1900 से अब तक दिया गया है, उसमें भारत भारती और साकेत ये मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ है। परीक्षा गुरु ये श्रीनिवास दास का ग्रंथ है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का ग्रंथ है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। और प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय से संबंधित। तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि आदिकाल, भक्ति काल और मतलब आधुनिक काल में जो ग्रंथ मिलते हैं अपन को, मुख्य मुख्य ग्रंथ जिन पर प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना रहती है, तो उनको अपन ने देख लिया। अब चलते हैं अपन मंदिरों की तरफ, जो स्थापत्य की श्रेणी में आता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर, ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, ओडिशा में मतलब स्थित है। 64 योगिनी मंदिर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अंकोर वाट मंदिर, ये अंगकोरथोम कंबोडिया में स्थित है। गोरक्षनाथ मंदिर, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थापत्य कला की जो एक शैली है, बंगलो शैली जिसको नाम दिया जाता है, तकनीक,
जो आलीशान पर घरों पर आधारित है, ये अकबर के समय की मानी जाती है। अब अपन मध्यकाल के जो कुछ थोड़े विभाग थे, वो किस कार्य से संबंधित है वो देख लेते हैं। दीवाने अर्ज, ये सेना से संबंधित विभाग था और ये बलबन ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज जो विभाग था वो। दीवाने बंदगान, ये गुलामों से संबंधित विभाग माना जाता है। दीवाने खैरात, ये दान से संबंधित विभाग माना जाता है। दीवाने रिसालत, ये धार्मिक विभाग माना जाता है। और दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग माना जाता है। तो अपन ने देखा है कि दीवाने अर्ज बलबन का समय स्थापित हुआ था, सेना से संबंधित विभाग है। दीवाने बंदगान, ये गुलामों से संबंधित विभाग है। दीवाने खैरात, दान से संबंधित विभाग है। दीवाने रसालत, धर्म विभाग से संबंधित है। दीवाने वजारत, वित्त विभाग से संबंधित है। दीवाने इंसा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। तो रक्त और लौह की नीति जो है ये भी बलबन ने शुरू की थी। तो ये अपन दोनों ध्यान रखेंगे, एक तो दीवाने अर्ज और रक्त और लौह की नीति। अब भारत की कुछ प्रमुख संप्रदाय देखते हैं, जिनकी स्थापना, संस्थापक और प्रमुख पीठ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन करते हैं। संप्रदाय जैसे भक्त पंथ, जिसको दशनामी पंथ भी कहा जाता है, ये गोविंद गुरु ने स्थापित किया था। वरकारी संप्रदाय, विठल देव द्वारा 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। संत ज्ञानेश्वर इसके संस्थापक थे। वरकरी संप्रदाय को विठल देव से संबंधित माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय, इसके संस्थापक है लकुलिस। वही श्री संप्रदाय या वैरागी संप्रदाय, इसके संस्थापक है रामानंद। वारकरी संप्रदाय के मुख्य पीठ पंढरपुर में स्थित है। वारकरी संत ज्ञानेश्वर ने 2 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव के ग्रंथ माने गए। वारकरी संप्रदाय के प्रधान इष्ट देव विठ्ठल भगवान माने जाते हैं, श्री कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं विठ्ठल भगवान। अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसमें से पूछा जाता है, ये स्टार लगाने लायक चीज है। और हर एग्जाम में, हिस्ट्री में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो संभावना ये रहती है कि यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अद्वैतवाद, ये जो है शंकराचार्य से संबंधित है। शंकराचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं अद्वैतवाद के। विशिष्ट अद्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक है। द्वैतवाद, ये मध्वाचार्य से संबंधित है। पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैत, ये वल्लभाचार्य से संबंधित है। द्वैताद्वैतवाद, ये निम्बार्काचार्य से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय मक्कली गोसाल से संबंधित है। तो अपन को इन प्रवर्तकों के और प्रमुख पंथों का नाम ध्यान रखना है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के अलावा इसको शुद्ध अद्वैत भी बोल सकते हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल। अब सूफी परंपरा पर देखते हैं थोड़ा, सिलसिलों से संबंधित, जैसे चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित माना जाता है। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी से संबंधित माना जाता है। सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल सत्तार से संबंधित है। सुहारवर्दी सिलसिला शेख सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी का है। और नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला का है। तो मैक्सिमम नाम के अंदर तो वही शब्द यूज हो रहा है, जैसे चिश्ती के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती आ गया, कादरी के अंदर कादिर आ गया, सत्तारी के अंदर सत्तार आ गया, सुहारवर्दी के अंदर सुहारवर्दी आ गया। नक्शबंदी का ध्यान रखना है, ख्वाजा उबैदुल्ला। अब ब्रिटिश यूरोपीय का आगमन भारत में, ये देखते हैं अपन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो क्रम है वो देखते हैं। सर्वप्रथम तो आए थे पुर्तगाली 1498, उसके बाद आए थे डच 1605, फिर अंग्रेज आए 1608, फिर डेनिस, और लास्ट में आए फ्रांसीसी 1664। अब ये दूसरा जो दे रखा है, यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम देखते हैं। ये तो आगमन का क्रम है और ये स्थापना का क्रम है। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हुई 1498 में, फिर अंग्रेज कंपनी स्थापित हुई। तो ये आने वाले तो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन कंपनी ने दूसरे नंबर पर स्थापित की। डचों की कंपनी 1602 में स्थापित हुई, डेनिस 1616 में स्थापित हुई, और फ्रांसीसी 1664 में इन्होंने स्थापित करी। तो ये अपन को ध्यान रखना है बस, आने में क्रम में और कंपनी की स्थापना के क्रम में एक ही अंतर है। डच जो दूसरे नंबर पर आए थे, उन्होंने तीसरे नंबर पर कंपनी स्थापित की। अंग्रेज जो तीसरे नंबर पर आए थे, उन्होंने दूसरे नंबर पर कंपनी स्थापित की। अंत में विभिन्न स्थानों पर जो यूरोपियों का राज्य वो देख लेते हैं। पांडिचेरी पर फ्रांसों का राज था, फ्रांसीसियों का। गोवा और पुर्तगालियों का राज था, और त्रावणकोर पर डेनिसियों का राज था, डेनिस। मद्रास पर डच लोगों का राज था। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पुर्तगालियों के ऊपर, जो जिसको विस्तार में अपन को देखना है। भारत में सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र इन्होंने हुगली में खोला था
पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, ये अपन को ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे पहला समुद्री व्यापारिक केंद्र कहाँ पर खुला था? हुगली में। और किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह जो केरल में स्थित है वहां पर पहुंचे थे 1498 में। वास्को डी गामा का स्वागत जो है कालीकट के शासक जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा जब वापस भारत से गया तो काली मिर्च साथ लेकर गया था और उसकी वजह से उसको 60 गुना फायदा हुआ था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। 1505 में भारत आया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। भारत में दूसरा पुर्तगाली वाइसराय अल्बुकर्क था। उसने बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। अतः उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रांसिस कोडी अल्बुकर्क इसको मान सकते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसका नाम। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा तो प्रथम वाइसराय था पुर्तगाली। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। भारत में यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया था। प्रथम यूरोपीय दुर्ग कहाँ पर बनाया गया था? कोचीन में 1503 में अल्बुकर्क ने। पांडिचेरी पर यूरोपीय अधिकार का क्रम अपन देखते हैं तो सर्वप्रथम पांडिचेरी पर अधिकार हुआ था पुर्तगालियों का, उसके बाद में डचों का, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों का पेरिस की संधि 1614 के द्वारा 1814 के द्वारा अधिकार हुआ था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगालियों ने तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भारत में शुरू की थी, ये भी काफी अच्छा तथ्य है, तो ध्यान में रखें। तो भारत में लाल मिर्च लाने का श्रेय किसको देते हैं अपन? पुर्तगालियों को। वही तंबाकू का श्रेय भी किसको मिलता है? पुर्तगालियों को। अब चलते हैं डचों पर। सर्वप्रथम डचों ने भारत में व्यापार हेतु संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर कोच्चि पर कब्जा किया था और फोर्ट विलियम का निर्माण कोच्चि में इन्होंने करवाया था। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम्स का निर्माण किसने शुरू किया था? शुरू में डच लोगों ने। अब चलते हैं अंग्रेजों पर। कलकत्ता की स्थापना जो है जोब चार्नोक ने 1690 में एक अंग्रेज बस्ती के रूप में की थी। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? स्थापना करता जोब चार्नोक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। इस समय भारत के जो बादशाह थे वो अकबर थे। कंपनी का आरंभिक जो उद्देश्य था केवल व्यापार करना था और कंपनी का नारा था भूभाग नहीं व्यापार। ये अपन को ध्यान रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है 1611 में वहां पर अस्थायी कारखाना लगाया था। तो पहला अस्थायी कारखाना कहाँ पर लगाया था अंग्रेजों ने? मसूलीपट्टनम में। इस समय भारत का बादशाह जो था वो जहांगीर था। जब पहली बार कारखाना स्थापित हुआ उस समय बादशाह कौन था? जहांगीर। प्रथम स्थायी कारखाना जो फैक्ट्री इन्होंने सूरत में अंग्रेजों ने लगाई थी 1613 ईस्वी में। इसकी अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। तो इस समय जहांगीर ही थे और उन्होंने उनको अनुमति दी थी। तो उस अनुमति के बेस पर इन्होंने स्थायी फैक्ट्री की स्थापना जो है सूरत में की थी। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना जो है 1633 ईस्वी में बालासोर ओडिशा में लगाया था। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि पूर्वी भारत का पहला कारखाना कहाँ पर था इनका? बालासोर ओडिशा में। अंग्रेज सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ होने के कारण पुर्तगालियों ने 1661 में बंबई को उपहार के रूप में अंग्रेजों को दे दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दहेज के रूप में बंबई को दिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों के लिए 1661 में। अंग्रेजों के शासन काल में अफीम और सोरा उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध हुआ करता था। अफीम और सोरा उत्पादन के लिए कौन सा स्टेट फेमस था? बिहार। अंग्रेजों ने के दूत जॉन सरमन ने मुगल शासक फर्रुखसियर से 1717 में शाही फरमान प्राप्त किया था। तो इस जॉन सरमन का नाम अपन को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इसी ने शाही फरमान प्राप्त किया था और मुक्त व्यापार का अधिकार इसके तहत इनको मिल गया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों के द्वारा किया गया था, ये भी अपन को ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन फ्रांसीसियों की तरफ। फ्रांसीसी में देखते हैं डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर 1746 में कब्जा कर लिया था। ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था। यानी कि भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय कौन माना जाता है? डुप्ले, जो फ्रांसीसी था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव इसने रखी थी। इसने भू क्षेत्र अर्जित करने तो भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यानी कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीतिक मामलों में दखल देना इसने शुरू कर दिया था।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। उस समय फ्रांस का जो शासक था लुई 14वां था 1664 में, और ये कोलबर्ट के अनुरोध पर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसी ने अनुरोध किया था कि आप एक कंपनी स्थापित कर दें। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय का कारण जो था उनकी कमजोर नौसेना थी। अंग्रेजी फौज शक्तिशाली थी। रीजन इसका ये था कि जो फ्रांसीसियों की सेना कमजोर थी, उसका कारण सिर्फ हार का कारण मुख्य रूप से ये था फ्रांसीसियों की सेना की कमजोर होना, नौसेना का। अब यूरोपियों द्वारा कौन कौन जो मतलब यूरोपीय जो नागरिक हैं जिन्होंने किन किन देशों की खोज की वो देखते हैं। वास्को डिगामा ये पुर्तगाली नाविक थे और इन्होंने भारत की खोज की थी। कोलंबस जो स्पेन के थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। तो अपन को ध्यान रखना है, वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे, भारत की खोज की थी। कोलंबस स्पेन के थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। वहीं कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो तस्मान के व्यक्ति थे, तस्मान या हॉलैंड के व्यक्ति माने जाते हैं। तस्मान जो है हॉलैंड के व्यक्ति माने जाते हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज इन्होंने करी थी। तो अपन को इन चारों के नाम ध्यान रखना है। तस्मान जो हॉलैंड के हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। यूरोपियों की लड़ाई देखते हैं अपन। संवाली की लड़ाई सूरत के पास स्थित है ये जगह। और 1611 में अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को इसमें हराया था। तो ये लड़ाई जो संवाली की लड़ाई है, ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में लड़ी गई थी। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 में लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था सेंट थोमे नामक स्थान पर। इसका तात्कालिक कारण जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों का अधिग्रहण करना था, क्योंकि इस समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। तो इस वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका कनेक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार संघर्ष से भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था वो भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में विवाद का मुख्य कारण था। इस युद्ध का अंत जो है एक्सला साफेल की संधि के द्वारा हुआ था 1748 में, और ये युद्ध समाप्त कर दिया गया था। फिर इनके बीच में दूसरा युद्ध हुआ जो अनिर्णित रहा। और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। यानी कि टोटल कर्नाटक युद्ध कितने लड़े गए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में? 3 बार। एक प्रथम मैसूर युद्ध था जिसमें ब्रिटिश हार गए थे। मैसूर युद्ध जो है पहला, उसमें भी ब्रिटिश लोग जो है हार गए थे। वांडीवास का युद्ध ये 1760 में लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रांसीसियों को घोर पराजय का सामना इस युद्ध में करना पड़ा था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन को ध्यान रखना है कि दोनों सेनाओं के नेतृत्वकर्ताओं के नाम ध्यान रखना है, युद्ध का परिणाम ध्यान रखना है। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। विजेता अंग्रेज, सेनापति जो है अंग्रेजों का तो आयरकूट था और फ्रांसीसियों का काउंट डी लाली था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखते हैं अपन। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था मुर्शिद कुली खान था। फर्रुखसियर द्वारा 1717 में इसको नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। और इसी मीर कासिम ने सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर करना शुरू किया था। तो अपन को दोनों शासकों के ध्यान रखना है कि मुर्शिद कुली खान तो अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद। और मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इसी मीर कासिम ने अपनी सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर किया था। प्लासी की युद्ध ने बंगाल में, जबकि बक्सर की युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की शक्ति स्थापित की थी। प्लासी के युद्ध में जो हारे थे तो इस पे अंग्रेजों ने उस समय बंगाल पर अधिकार कर लिया। और जब बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो उन्होंने उत्तर भारत के मैक्सिमम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर के युद्ध को। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो प्रदान कर दी थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। कब की थी? 12 अगस्त 1765 में। इस दौरान बंगाल का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 उसका काल माना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और ये प्लासी वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव थे, दूसरी तरफ सिरोजा दौला थे। दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ माना जाता है इस प्लासी के युद्ध से, क्योंकि इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ इस प्लासी के युद्ध से माना जाता है।
सिराजुद्दौला की हार का रीजन ये था, इसके गद्दार सेनापति जो थे मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ, इन तीनों ने अंग्रेजों के साथ मिल लिए थे। इस वजह से प्लासी के युद्ध में इसकी हार हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने को इसी कारण पिट ने, विलियम पिट जो एक राइटर है, उन्होंने स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक उस समय कहा था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा था कि स्वर्ग से उतरा हुआ एक सेना नायक है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ये विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक सफलता को प्रदर्शित करती है। ये अपन को ध्यान रखना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसी के समय से बंगाल पर अधिकार होना शुरू हुआ था और भारतीय भूमि पर इनका अधिकार हो गया था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मोनरो सेनापति थे। इसने 3 भारतीय शासकों, जिनमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को हराया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है। ये विजय अंग्रेजों की प्रथम निर्णायक सैनिक विजय थी, जिसने अंग्रेजों को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप प्रदान किया था। इस समय बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था। ये अपन को ध्यान में रखना है। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अब है पंजाब का सिख राज्य। महाराजा रणजीत सिंह जो है, उनको शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। रणजीत सिंह के अधीन जो प्रमुख स्थान थे, उनमें लाहौर 1799, अमृतसर 1802, अटक 1813, मुल्तान और बारिदौब 1818, पेशावर, श्रीनगर और कश्मीर 1819। उन्होंने अमृतसर को भंगी मिसल से छीना था। ये अपन को ध्यान रखना है। अमृतसर को किस मिसल से छीना था? भंगी मिसल से छीना था। और महाराजा रणजीत सिंह का जो संबंध है, वो सिक्कों की सुकर चरिया मिसल से था। सिक्कों में कुल उस समय 12 मिसलें हुआ करती थी। सुकर चरिया मिसल से संबंधित इनको माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो थी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि राजनीतिक राजधानी तो लाहौर में थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। सिख राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह को माना जाता है। ये रणजीत सिंह के छोटे पुत्र हैं और इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि दिलीप सिंह ने कौन सा धर्म अपनाया था? ईसाई धर्म। अमृतसर की संधि देखते हैं, 1809 में हुई थी ये। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में ही हुई थी। चार्ल्स मेटकाफ तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था और इस संधि के अनुसार सतलज नदी जो थी, उस पर दोनों राज्यों जिनमें सिख और अंग्रेज थे, उनकी सीमा उसको मान लिया गया था। यानी कि ये अमृतसर की संधि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस संधि के द्वारा अंग्रेज और रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने अपने बीच की जो बॉर्डर लाइन थी दोनों साम्राज्यों ने, एक तरीके से तो सतलज नदी को माना था। एक तरफ का क्षेत्र तो रणजीत सिंह का रहेगा और दूसरी तरफ का क्षेत्र अंग्रेजों का रहेगा, ऐसा माना गया था। रणजीत सिंह का कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली, यानी कि दोनों आंखों से अंधा हो गया था। अंग्रेज और पंजाब के बीच में युद्ध लड़े गए, उनको देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये 1845 में हुआ था। इसका परिणाम ये रहा था कि अंग्रेज इसमें विजेता रहे और उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में लड़ा गया। अंग्रेज बनाम पंजाब और पंजाब पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर थे। और तीसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो कुल मिलाकर आंग्ल सिख युद्ध भी 3 हुए। आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी 3 हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 4 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसके बारे में देखते हैं। टीपू सुल्तान वहां के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जो फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, वो लगाया था। ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य भी माने जाते हैं। आधुनिक दूतावासों की स्थापना इनके द्वारा टीपू सुल्तान के द्वारा मॉरिशस में की गई थी, काबुल में की गई थी, अरब में की गई थी और कुस्तुनतुनिया पर की गई थी। तो 4 विदेशी देशों के अंदर भी, विदेश के अंदर भी इन्होंने आधुनिक दूतावासों की स्थापना की थी। अब अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में कौन कौन से युद्ध लड़े गए वो देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 में लड़ा गया था और इसकी समाप्ति मद्रास की संधि 1769 से मानी जाती है और उस समय के गवर्नर जो थे वेरेलस्ट को माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया था। मंगलोर की संधि 1784 से इस युद्ध को समाप्त किया गया था, दूसरे युद्ध को। और उस समय के गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे।
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा 1792 में ये युद्ध समाप्त हुआ था और कार्नवालिस उस समय के गवर्नर थे। तो अपन को बस इसमें ये ध्यान रखना है, एक तो ये युद्ध कब लड़ा गया और किस संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। एक निर्णायक युद्ध, इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, वेलेजली के समय लड़ा गया था। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था, इसमें अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम को मिलाकर इसने बनाया था और इस त्रिगुट संधि भी इसको कहा जाता है। अब भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख विद्रोह हैं, उनको देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 में हुआ था। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। कोलीगरो विद्रोह 1799 में। बंगाल विद्रोह 1764 में। कोल विद्रोह 1830 में। कूका विद्रोह 1840 में। संताल विद्रोह 1856 में। नील विद्रोह 1859 में। पंपा विद्रोह 1870 में। पाबना 1873 में। मुंडा विद्रोह 1899। वेल्लोर विद्रोह 1806। मोपला विद्रोह 1921। बारदोली 1922 और नमक विद्रोह 1930। सन्यासी विद्रोह को ही फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। और बंगाल का सिपाही विद्रोह जो 1764 में लड़ा गया था, देश का पहला सिपाही विद्रोह इसको माना जाता है। कोल विद्रोह 1830 है। मुंडा 1899। बारदोली 1922 था, जो वल्लभ भाई पटेल के समय लड़ा गया था। वहां भी चिराग अली साहब इसके नेतृत्व करता थे, वहां भी आंदोलन के। संताल विद्रोह 1856 में। चंपारण 1917 में। नमक 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। फकीर जिसको सन्यासी विद्रोह बोला जाता है 1763 में भवानी पाठक और देवी चौधरानी का इसको समर्थन मिला था। पंपा विद्रोह 1870 में लड़ा गया था। मोपला 1921 में लड़ा गया था। कूका 1840 में लड़ा गया था। राम सिंह कूका इसके नेतृत्व करता माने जाते हैं। कूका विद्रोह जो था, कूका आंदोलन 1840 की शुरुआत भगत जवाहरलाल ने की थी। उसे सियान साहब भी कहा जाता है भगत जवाहरलाल को। ये किसान आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए भी लड़ा गया था। इसका नेतृत्व करता राम सिंह जो कोका थे, उनको रंगून में निर्वासित करके भेज दिया गया था। भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध है, जिनके बारे में अपन जानकारी करते हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में लड़ा गया था, 91 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था इसमें। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को हेमा विक्रमादित्य भी कहा जाता है और ये अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं। इस युद्ध में अकबर विजय रहे थे। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजय बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध लड़ा गया, इसमें बाबर विजय रहा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, बाबर और अफगानों के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, ये शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। कालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। पन्नीहाटी राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित माना जाता है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, अकबर के सेनापति मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था इसमें। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में लड़ा गया था, एक्स ला साफेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के साथ शुरू हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था, अनिर्णायक युद्ध रहा था, इसको अंबर का युद्ध भी कहा जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में लड़ा गया था, पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को अंग्रेज सेनापति आयरकोट ने इसमें हरा दिया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की सिराजुद्दौला थे, रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय रहे थे। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में लड़ा गया था, अंग्रेज आयरकोट और फ्रांसीसी काउंट डी लाली इसमें अंग्रेज विजय रहे थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंग्रेज हेक्टर मोनरो बनाम मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय
इनके त्रिगुट को इसने हराया था हेक्टर मुनरो ने, तो अंग्रेज इसमें विजय रहे थे। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम और मराठों के बीच में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में लड़ा गया था। मद्रास की संधि के द्वारा लड़ा गया था और इस युद्ध में मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था और इस युद्ध में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये मंगलोर की संधि 1784 से समाप्त माना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में लड़ा गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम था इस युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया था, निर्णायक युद्ध, और इसी युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में लड़ा गया था। सुगोली की संधि 1816 से इसकी समाप्ति मानी जाती है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उस समय। तृतीय आंग्ल में मराठा युद्ध 1817 से 1848, आंग्ल मराठा, ये गलत प्रिंट हो गया। चिलिया वाला का युद्ध, ये 13 जनवरी 1839 से संबंधित है। 1849, 13 जनवरी 1849 चिलियावाला का युद्ध। ये अंग्रेज लॉर्ड गफ थे और सिख शेर सिंह थे। ये युद्ध अनिर्णित रहा था। अब कुछ शासक है जैसे रजिया सुल्तान, ये दिल्ली की शासिका थी उस समय। बहादुर शाह गुजरात के शासक थे। बाज बहादुर मालवा के शासक थे और चांद बीबी बीजापुर अहमदनगर की शासक थी। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में इंडियन हिस्ट्री के मैक्सिमम पोर्शन को कवर किया है, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो ये मेरे नंबर हैं, जिन पर आप एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हैं, और परीक्षा से संबंधित कोई भी इश्यू हो तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर करवाया जाए। वैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सभी जो विषय जिनकी जानकारी मुझे है, उन सभी की जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।